Hello everyone, complex analysis. Next video, complex analysis. Differentiability of complex analysis function. ठीक है, complex valued function की हम बात कर रहे थे और लास्ट 2 से 3 वीडियो में हम लोगों ने पहले डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेशन, देन CR इक्वेशन और देन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात हमने की थी जनरल वे जिससे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो ठीक है, उसी को आगे लेके चलते हैं। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन लाइक साइन जेड, कोस जेड, ए की पावर जेड, पॉलिनोमियल ऑफ जेड है और साइन हाइपरबोलिक है, कोस हाइपरबोलिक है। 5-6 फंक्शन ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, उनका काफ़ी यूज होता है थ्रूली कॉम्प्लेक्स में। तो उनकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं और बताते हैं कहाँ कहाँ होते हैं और इनसे जो रिलेटेड कुछ फंक्शन बनते हैं उनकी चेक करते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लॉगरिथम फंक्शन, उसकी भी चेक करेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, F1 बनाया मैंने साइन जेड, F2 बनाया साइन हाइपरबोलिक जेड, F3 बनाया कोस जेड, F4 बनाया कोस हाइपरबोलिक जेड, F5 बनाया मैंने e की पावर a जेड सिंपली और F6 बनाया आपका पॉलिनोमियल ऑफ जेड। ये कुछ फंक्शन बनाए। ये जो फंक्शन होते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, इनका डोमेन जो होता है हमेशा C होता है, पूरा C होता है। रेंज की बात करूं, अगर ये नॉन कांस्टेंट है तो रेंज की बात करूं, अगर ये और अब लेना चाहो तो कांस्टेंट भी ले जाओ, पर कांस्टेंट इसी का पार्ट है। अगर ये e की पावर a जेड है, a आपका नॉन जीरो, तो इसी की रेंज C-0 होती है, बाकी सबकी रेंज क्या होती है, आपकी पूरी C होती है। ठीक है, वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। देन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल ऑन C, Fi इज डिफरेंशिएबल ऑन C, ये पूरे C पे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। बेसिक तरीका है जो मैंने CR इक्वेशन वाला है वो मैंने आपको बता दिया था। और सिंपली सारे के सारे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जेड है। अगर मैं CR इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जेड बार यूज करूँ तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मैं इसकी बात करूँ, डेल F1 अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें जेड बार की कोई भी टर्म्स नहीं है। तो CR इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू C। क्लियर ना? और फिर UX, UI, VX, VY निकालेंगे, वो देख लेंगे, वो डिफरेंशिएबल है। तो ये सब के ये 5 जो फंक्शन होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं पूरे C पे। चलिए सेकंड, इनका एडिशन ले लो, F5 प्लस का FJ, I इक्वल टू 1 to J और J इक्वल टू 1 to I इक्वल टू 1 to 6 और J इक्वल टू 1 to 6। इनका सब्ट्रैक्शन ले लो और इनका चाहे डॉट भी ले लो, देन ऑलवेज, और इनका कंपोजिशन भी ले लो, आर डिफरेंशिएबल ऑन C। ये हमेशा क्या होते हैं भाई, डिफरेंशियल होते हैं पूरे C में। ये पूरे C में हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। क्लियर ना? अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन की, मैंने G ऑफ जेड बनाया और G ऑफ जेड क्या, Fi जेड अपॉन F J जेड इज डिफरेंशिएबल ऑन A। और A क्या होगा भाई, A में पूरा C आएगा, बस उन पॉइंट को छोड़ के जिन पे क्या होगा, FJ 0 होने वाला है। मतलब केवल और केवल आप वो पॉइंट्स रिमूव कर दो जिस पे ये क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ऐसे पॉइंट्स रिमूव कर दो जिन पे ये 0 होने वाला है, बाकी हर एक पॉइंट पे क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। ये बेसिक वही तरीका है जो आपने रियल में पढ़ा था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी थी। तो ये क्या होगा, एडिशन, देखोगा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, प्रोडक्ट है, कंपोजिशन है, ये हमेशा डिफरेंशिएबल होंगे। और बात रही डिवीजन की, फ्रैक्शन फॉर्म में जहाँ नीचे वाला पार्ट 0 होता है वो पॉइंट्स निकाल दो, हमेशा क्या होता है, वो 0 होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ सीधे सीधे, जैसे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एफ जेड अगर मैंने लिया 1 अपॉन साइन जेड अपॉन जेड, ये डिफरेंशिएबल होगा C-0 पे। ठीक है, ये भी पूरे C पे, ये भी पूरे C पे, जहां पे 0 दे रहा है रिमूव कर दो, काम खत्म। एफ जेड ले लेते हैं, मान लेते हैं कोस जेड अपॉन जेड माइनस जेड माइनस 1। तो ये C-0 और 1 को आप रिमूव कर दो, क्योंकि 0 और 1 पे आप देख रहे हो ये नीचे वाला पार्ट 0 दे रहा है। चलिए अगर मैं एफ जेड की बात करूँ, टेन जेड
टेन जेड आपका साइन जेड अपॉन कोस जेड होता है। कोस जेड कहाँ जीरो होता है आपका 2n+1 π/2 पे जीरो होता है। तो ये किस पे जीरो होगा, किस पे डिफरेंशिएबल होगा, ये आपका c - 2n+1 π/2 पे डिफरेंशिएबल होने वाला। ये सेट होगा जिसपे क्या होगा हमेशा वो डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे ही अगर मैं कोट जेड की बात करूं, ऐसे ही अगर मैं कोट जेड की बात करूं तो डायरेक्टली मैं बता दूंगा कि एफ जेड इक्वल टू, अगर कोट जेड की बात करूं तो बनेगा साइन जेड और कोस जेड अपॉन साइन जेड। और साइन जेड कहाँ जीरो होता है भाई, आपका n पाई पे जीरो होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जो सेट ऑफ डिफरेंशिएबल आएगा वो आएगा c - n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए, एक टाइप तो ये हो गया, क्लियर ना, कि सारे के सारे फंक्शन पूरे c पे डिफरेंशिएबल थे, और दूसरा नीचे वाला जो फ्रैक्शन में है वो भी पूरे c पे डिफरेंशिएबल था। और मैंने क्या किया, जो नीचे पॉइंट पे जीरो था वो पॉइंट से रिमूव कर दिया और डायरेक्टली मुझे पता चल गया जो कंप्लीट फंक्शन है किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने वाला है। ये तो हो गया आसानी से, ठीक है। अब कुछ और फंक्शन है जो थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे उनका भी देख लेते हैं। इनसे अलग बट इन्हीं से क्रिएटेड फंक्शन है, इन्हीं से बने हैं बट इनका कुछ अलग काम करके। जैसे फर्स्ट कुछ और एग्जांपल, जैसे सबसे पहले एफ जेड इक्वल टू साइन ऑफ 1/z है। साइन जेड नहीं है, साइन 1/z है। देखो ये 1/z आया है, 1/z। अगर z होता तो पूरे c पे बन जाता, बट ये 1/z आया है। 1/z जब z इक्वल टू 0 होगा तो ये साइन इन्फिनिटी बन जाएगा, और साइन इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी नहीं जाता, किसी पास से 0 किसी पास से इन्फिनिटी चला जाता है, मतलब 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्लियर ना। तो अगर मैं बात करूँ तो 0 को छोड़ के अगर मैं z की वैल्यू 2 ले लूँ तो 1/2, तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा डिफरेंशियल बनेगा। z की वैल्यू 3 ले लो तो 1/3, तो हमेशा डिफरेंशियल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल z इक्वल टू 0 ही ऐसा होगा जिसपे ये प्रॉब्लम करने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सेट बनेगा जिसपे वो डिफरेंशियल होगा, c - 0। मतलब जब जब ये फंक्शन किन पॉइंट पे इन्फिनिटी चले जाएंगे उन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इन 6 फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जिन पॉइंट पे वो इन्फिनिटी चले जाएंगे उन फंक्शन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। जैसे सेकंड, अगर मैं एफ जेड की बात करूँ, साइन ऑफ 1/z - z - 1, तो आपको c में से 0 और 1 दोनों के दोनों रिमूव करने पड़ेंगे, बाकी हर एक पॉइंट पे क्या होने वाला है वो डिफरेंशियल। ट्रिवियल है, कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, और इन्हीं पे वो रेगुलर भी बनेगा, आगे ध्यान रखना। थर्ड की बात करूँ, अगर मैं एफ जेड इक्वल टू कोस ऑफ 1/z² भी कर लूँ तो इसमें से आप केवल 0 निकाल दो तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियल बन जाएगा। फोर्थ, अगर मैंने एफ जेड इक्वल टू ले लिया e की पावर 1/z² माइनस 1/z², ये हमेशा विवाद में रहता है फंक्शन। 0 पे ये फंक्शन हमेशा इन्फिनिटी नहीं, 0 नहीं जाएगा, एक पास से 0 एक पास से इन्फिनिटी जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको 0 को रिमूव करना पड़ेगा, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इस टाइप के फंक्शन की मैं बात करना चाहता हूँ। अब आता है दूसरे टाइप के। अब मैं ये तो सिंगल सिंगल आगे, अब मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लेना चाहता हूँ, रेसिप्रोकल फॉर्म में लेना चाहता हूँ। जैसे मैंने एफ जेड लिया साइन जेड साइन 1/z अपॉन z - 1 और z - 2। अब फ्रैक्शन में आए, अब पहले देखो कि ये किन पॉइंट पे प्रॉब्लम कर रहा है, किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो पॉइंट हटाओगे, और जिन पॉइंट पे ये 0 दे रहा है वो पॉइंट हटाओगे। मतलब आपको हटाना पड़ेगा ऊपर के लिए 0, ठीक है, नीचे के लिए 1 और 2, ये सेट हटाना पड़ेगा, और ये सेट जो ए बनेगा इसके हर एक पॉइंट पे क्या बनने वाला है भाई, वो डिफरेंशिएबल बन के तैयार होने वाला है, क्लियर ना। ऐसे ही करके अगर मैं बात करूं एफ जेड इक्वल टू, और क्या लूं, एफ जेड इक्वल टू, मान लेते हैं कि मेरे पास tan 1/z है। एक्चुअली ये दो तरह के फंक्शन से मिलके बना है, sin 1/z और cos 1/z। अब दो तरह के पॉइंट हटाने पड़ेंगे, इनफैक्ट 3 तरह के पॉइंट हटाने पड़ेंगे। पहले जिन पॉइंट पे ऊपर वाला प्रॉब्लम कर रहा है वो 0 है,
दूसरा, जिन पॉइंट पर फंक्शन नीचे 0 दे रहा है। थर्ड, जिन पॉइंट पर फंक्शन नीचे प्रॉब्लम कर रहा है। अब देखना, तो पहले कौन हटाएगा, ऊपर के लिए आपको c-0 करना पड़ेगा, यूनियन। नीचे किन पॉइंट पे 0 दे रहा है, नीचे पॉइंट पे 0 देगा 1/z इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n+1 π/2 होना चाहिए। n कहाँ से बिलोंग करता है, आपका इंटीजर से करता है। तो मतलब क्या होगा, z की वैल्यू आएगी, इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/2n+1 और π/2 नीचे ले जाएंगे तो 2/π हो जाएगा ऊपर जाके, π/2 तो इंटू, चलो अपन π/2 कर लेते हैं, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये पॉइंट से जिन्हें सारे के सारे आपको हटाने पड़ेंगे, मतलब 1/2n+1 और नीचे में π/2 है और n करके अपने बिलोंग से इंटीजर से। और यूनियन 0 पे भी नीचे वाला पॉइंट 0 देने वाला है, प्रॉब्लम करने वाला, क्योंकि जब z की वैल्यू 0 होगी cos इन्फिनिटी बनेगा, और cos इन्फिनिटी 0 नहीं होता, वो हर एक पार्ट से अलग अलग लिमिट देता है, तो आपको उसे भी रिमूव करना पड़ेगा। तो इसे काम करते हैं, इसे फिर u0 भी आपको रिमूव करनी पड़ेगी। क्लियर ना? तो इसका मतलब ये है, ओवरऑल अगर मैं इस सेट की बात करूं, अगर मैं ओवरऑल इन सब की बात करूं, तो fz इक्वल टू, अगर मैं बात करूं tan of 1/z, इसके लिए सेट बनेगा आपका c-1/2n+1, नीचे में ही π/2 है, ऊपर जाके लिखना चाहो तो लिख लो, सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यूनियन 0 अलग से करना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक 0 यहाँ का था, एक 0 यहाँ का था, दोनों एक ही 0 हैं, तो ये हमेशा इन दोनों को एक ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसमें भी है वो दोनों एक ही है। तो ये वाला आपका सेट बनेगा। ये जो सेट बनेगा, इस सेट पे फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होने वाला है। इन पॉइंट पे फंक्शन हमेशा क्या होने वाला है, डिफरेंशिएबल होने वाला है। क्लियर ना? तो ये जो पॉइंट्स होंगे c माइनस समथिंग, और आगे जाके ना जब बड़े हो जाओगे, यही पॉइंट क्या बनेगी, आपकी सिंगुलैरिटी बनने वाली है। यही पॉइंट क्या बनने वाली है, आपकी सिंगुलैरिटी बनने वाली है। क्लियर ना? चलिए एक और एग्जांपल, तो fz ये आपका बन गया। सिंपली अगर मैं किसकी बात करूं, एक और एग्जांपल की बात करूं मैं, अगर मैं कर लेता हूं fz इक्वल टू cot of 1/z, cot of 1/z, this equal to cos of 1/z अपॉन साइन ऑफ 1/z। चलिए, तो इसके लिए आएगा c-, पहले इसके लिए तो 0 हटानी पड़ेगी, हाँ ये केवल 0 प्रॉब्लम कर रहा है तो 0 हटा लेते हैं। यूनियन, ये कहाँ 0 देगा, ये कहाँ 0 देगा, 1/z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n π होनी चाहिए, मतलब z की वैल्यू n π होनी चाहिए, और n कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से करेगा, और यूनियन फिर से आपको 0 करके देना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन साइन 1/z कब 0 होगा, जब 1/z की वैल्यू क्या होगी, n π के इक्वल होगी, मतलब z की वैल्यू 1/n π होने वाली, और n कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। क्लियर ना? और 0 पे क्योंकि ओपीएस से प्रॉब्लम करने वाला है, 0 पे क्या बनेगा, साइन इन्फिनिटी बनेगा। साइन इन्फिनिटी 0 नहीं होता भाई, ये हमेशा ध्यान रखना, साइन इन्फिनिटी 0 नहीं होता, तो हमेशा तकलीफ देगा, तो इसलिए हमेशा इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा। वो अलग बात है कि पहले से निकला हुआ है, बट मुझे प्रॉपर बताना है, क्योंकि आगे भी मुझे इसका यूज करना है। तो चले ना, तो अगर मैं प्रॉपरली बात करूं, तो ये जो fz बना ना, fz इक्वल टू, अगर मैं कोट ऑफ 1/z की बात करूं, ये डिफरेंशिएबल होगा c-1/n π दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, और भाई इसमें 0 नहीं है, यूनियन 0। ये सारे पॉइंट हटाने पड़ेंगे, 0 भी हटाना पड़ेगा। इन पॉइंट पर हमेशा क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होने वाला है। गेटिंग अ पॉइंट? और एक और हम अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं, मोस्ट फेमस एग्जांपल, e⁻z अपॉन e⁻z-1। ये इससे अच्छा है, पर हल्का है, पर समझदार है। e⁻z अपॉन e⁻z-1, जहाँ ये 0 देगा,
जहाँ ये 0 देगा मतलब e की पावर z माइनस 1 इक्वल टू 0 देगा, मतलब e की पावर z क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मतलब z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n पाई आटा आना चाहिए। n कहाँ से होगा, इंटीजर से। केवल 0 पे नहीं होता, 2n पाई आटा भी है, समझे नहीं समझे। तो इसमें से क्या निकालना पड़ेगा भाई, 2n पाई आटा, और n कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। ये वो सेट होगा जिसपे ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और ऐसे ही भैया मुझे सिंगुलैरिटी भी ऐसे ही आगे फाइंड करना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ठीक है भाई, बने रहिए साथ में, साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहिए। डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।